बच्चों अब आते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहले ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि एक मैक्सवेल ने एक काम की चीज बोल दी। उसने कहा जब एक चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक और चार्ज पार्टिकल जैसे न्यूक्लियस के अराउंड एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तुम्हें बताया सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, उसने कहा इट शुड एमिट रेडिएशन। दैट चार्ज पार्टिकल जो कि रिवॉल्व कर रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, इट शुड एमिट रेडिएशन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शुड एमिट रेडिएशन, हाँ है ना? और एमिट रेडिएशन का मतलब क्या हो गया कि तुम उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, राइट? अगर एमिशन रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और कम होगी तो इट शुड स्लोली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ऐसा तो नहीं होता। तो दैट इज व्हाई रदरफोर्ड का जो मॉडल है इट फेल्ड। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। समझ में आया नहीं आया? हाँ, उसको भी छोड़ो, हम नॉर्मली सर्कुलर ही करेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही कुड नॉट एक्सप्लेन। दूसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ये अभी तुम्हें पता नहीं, गिव मी सम टाइम, जब बोर मॉडल्स करेंगे तब तुम्हें स्पेक्ट्रम समझ में आ जाएगा। एंड थर्ड, ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि तुम्हारा कितने ऑर्बिट होते हैं इन अ एटम और उनकी लोकेशन क्या है, हाउ दे आर प्रेजेंट, वेयर दे आर प्रेजेंट, हाउ मेनी orbits are there and their location के किन पास में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो गाइस फिर हमारा बोर मॉडल आया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में उसने पहली चीज लेके आया वो स्टेशनरी स्टेट का कॉन्सेप्ट। स्टेशनरी स्टेट, ये स्टेशनरी स्टेट क्या होता है बच्चों? उसने कहा इट शुड हैव एमिटेड रेडिएशन, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इट डज नॉट एमिट रेडिएशन। उसने सीधा बस ये रीजन दे दिया कि वैसे उसे एमिट करनी चाहिए थी, लेकिन इन सर्टेन ऑर्बिट्स इट डज नॉट एमिट रेडिएशन, और उसी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है एंड इट इज स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो देयर आर सम ऑर्बिट्स इन विच या वेयर इलेक्ट्रॉन does not lose energy या emit radiation। ओके गाइस, ये पहली चीज थी। दूसरा उसने क्या दिया? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। उसने कहा एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड होता है। वो ऑर्बिट्स अलाउड है जहां पे एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वही ऑर्बिट्स अलाउड है। वो क्या क्या वैल्यूज हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और तीसरा बंदे ने क्या बताया? एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। ये भी बोर ने बताया। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? होल्ड ऑन गाइस। हाँ, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, नाउ लेट अस एक्चुअली डिस्कस व्हाट वी मीन बाय दीज थिंग्स। पहला, बोर मॉडल, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली। मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके लिए वैलिड नहीं है। एग्जाम्पल क्या? हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है। He में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस? दो, उनमें से एक निकाल दिया, इसके लिए वैलिड है। He प्लस के लिए वैलिड है। Li 2 प्लस के लिए वैलिड है। B C प्लस के लिए वैलिड है, एटसेट्रा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बोर मॉडल एग्जिस्ट करता है, उसके फॉर्मूले वैलिड है। अदरवाइज दे आर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डजंट वर्क। अब देखो गाइस, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डजंट वर्क, ठीक है? हमने कहा ये
न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है गाइस, मैं एक काम करता हूँ, बड़ा बना देता हूँ, ये रहा, ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है बच्चों? Z इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Z आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? E ओनली, हाँ है ना गाइस? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है, mv²/r होता है, mv²/r। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच, मतलब ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक है ना गाइस, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, अब गाइस काम की चीज क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, के जेड ई इंटू E/r²। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है बच्चों? दिस वॉज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है, विच इज नथिंग बट kZe²/r²। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये याद है या नहीं याद है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा kZe²/r², जहां पे हम कहते हैं जो माइनस साइन जस्ट टेल्स अस के अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वर्किंग। ठीक है ना? Z इज द एटॉमिक नंबर बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तभी तो हमारा चार्ज Z ही लिखा है मैंने, जितने प्रोटॉन्स है उस पे चार्ज कितना आएगा, द सेम एज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो Z इज द टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हमारी इक्वेशन बनी या नहीं बनी बच्चों? यहां तक किसी बच्चों को डाउट? दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बेटा, ये लो, कर लिया नोट? कर लिया? ओके। हम क्या कहेंगे गाइस, ध्यान से देखो, हमारा mv², हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना बच्चों? हाफ mv²। यहां से क्या हम देख सकते हैं, mv² कितना होता है? kZe²/r बनेगा, नहीं बनेगा? r को इधर भेज दो, तो दिस विल बी नथिंग बट kZe²/r का हाफ। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो गाइस, मैंने कुछ नहीं किया है, यहां से r कैंसिल किया और हाफ mv² किया, तो यहां पे भी हाफ आ गया। ठीक है बच्चों? गाइस क्लियर है या नहीं? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन, अभी बताता हूं, इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। हाँ बेटा, किस चीज में डाउट है इसमें, या इसके बाद नीचे? नीचे की इक्वेशन में कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इस r को कैंसिल किया, ये बना kZe²/r। mv² इज kZe²/r, दोनों साइड में मैंने हाफ कर दिया। दिस वॉज योर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? kZe²/2r। समझ में आया नहीं आया? अब भी डाउट है तो बोलो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² बेटा, मैंने हाफ mv² यहाँ पे बनाया है और कुछ नहीं किया है। हाँ, मतलब r कैंसिल आउट कर दिया, तो mv² इज kZe²/r, mv² इज kZe²/r। हमने दोनों तरफ हाफ कर दिया, तो अब हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला बन के आ गया kZe²/2r। यहाँ पे r क्या है? r इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, बेसिकली इट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, हाँ है ना बच्चों? राइट, ये हमारा आ गया। तो गाइस होता क्या है, हमने पढ़ा था ना भी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, उसको देखो। हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स, बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करता है? इज अलाउड टू रिवॉल्व in those orbits where angular momentum given by mvr is nh by 2 pi।
जहां पे n क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो है दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। हम कह रहे हैं वही वैल्यूज अलाउड हैं जिसमें mvr इज मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, से 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जिसमें इन तीनों चीजों का प्रोडक्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वैल्यू शुड बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे n डिनोट्स द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली n, यहां पे क्या है, इट इज द ऑर्बिट इन विच रुक जाओ, इट इज द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। मतलब अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो उसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? h/2 पाई, n की वैल्यू 1 डाल दी। इन द सेकेंड ऑर्बिट उसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2h/2 पाई। थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा? 3h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 3h/2 पाई। एन डिनोट द ऑर्बिट जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहां तो कोई डाउट गाइस? यू तो कहीं है ही नहीं, वी है। हाँ, वी है, mvr। v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझा नहीं समझेगा? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, r इज द सर्कुलर मतलब रेडियस जिसमें वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, r इज द रेडियस। ठीक है गाइस, तो हमारा क्या था, जब इलेक्ट्रॉन इनमें घूम रहा है जिनमें तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई या 2h/2 पाई या 3h/2 पाई है, इन दोज केसेस इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल। समझ गए गाइस? यही चीज मैं लिख रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज या व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सच ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन does not lose any kind of energy. And such orbits are called stationary states. Okay guys, अब इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी स्टेट या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदेगा तो या तो वो रेडिएशन एमिट करेगा या वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर और नॉट गाइस? डिपेंडिंग अपॉन लोअर से हायर जा रहा है या हायर से लोअर जा रहा है, हायर ऑर्बिट से नीचे जंप कर रहा है या नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर जंप कर रहा है, इन दैट केस रेडिएशन माइट बी एमिटेड और एब्जॉर्ब डिपेंडिंग अपॉन एमिशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है गाइस, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, अभी पढ़ेंगे हम, और जब हायर से लोअर जंप करेगा इट विल एमिट रेडिएशन। ठीक है, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जंप्स from one stationary orbit to another stationary orbit by absorbing or emitting photon. A photon of energy equal to difference of the energies of the stationary orbit state. इसको समझो गाइस, हम क्या कहना चाह रहे हैं,
ये स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, ध्यान से समझिए से। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर इस बंदे ने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, कहाँ लिखा है, एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग अ फोटोन। बेटा इसमें हमने रेडिएशन डाली, डाली मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल जंप आउट, बाहर जंप कर गया। ये तब होगा जब उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी। क्लियर गाइस? अब अगर वो ऊपर वाले से नीचे वाले पे जंप करता है तो इट विल एमिट अ फोटोन। यहां पे उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब करा रेडिएशन का एंड इट जंप्ड आउट, और जब वो बाहर से नीचे जाएगा इट विल एमिट अ फोटोन। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, जब वो हायर से लोअर जाएगा इट विल एमिट अ रेडिएशन या एमिट अ फोटोन। हाँ बोलो, कौन सा कॉन्टैक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेट कर रहे हो क्या इसे? नहीं नहीं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक से अभी रिलेट मत करो दीदर, नहीं उससे रिलेट मत करो। हाँ एनर्जी से मिल गई, इट विल जंप टू हायर ऑर्बिट। बेसिकली ऐसे मान के चलो, जैसे जैसे हम बाहर जाते आते ना एनर्जी बढ़ती आती है, तो जब उसे एनर्जी मिल गई इट हैज अ टेंडेंसी टू गो टू अ हायर ऑर्बिट, और जब वो हायर से लोअर पे आएगा तो वो फोटोन एमिट करेगा। और ऐसे मान के चलो अगर 1 से 2 पे गया तो उसने जिस वेवलेंथ का या जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब करा था, जो वो वापस 2 से 1 आएगा इट विल एमिट अ फोटोन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, प्रोवाइडेड जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं वो सेम है। पहले 1 से 2 गया, फिर 2 से 1 गया, तो जिस वेवलेंथ का फोटोन उसने एब्जॉर्ब करा था उसी वेवलेंथ का फोटोन वो एमिट करेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। तो हम क्या कहेंगे, से लेट दिस बी n1 स्टेट, लेट दिस बी n2 स्टेट। तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ n2 स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ n1 स्टेट विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। बेसिकली से फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी कुछ एनर्जी थी, सेकंड ऑर्बिट में कुछ और एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वॉट एवर इज द एनर्जी डिफरेंस, उतनी एनर्जी का उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा। मतलब ऐसे मान के चलो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी, से रफ एग्जांपल ले रहा हूं 5, यहाँ पे थी 12, तो उस बंदे ने जो फोटोन एब्जॉर्ब करा होगा वो कितनी एनर्जी का किया होगा? 7। इसकी 5 है, इसकी 12 है, तो उसने 7 एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करा होगा। और बाई चांस वो अब हायर टू लोअर जा रहा है तो 7 एनर्जी का फोटोन वो एमिट करेगा। क्लियर और नॉट गाइस? मतलब जिस अगर तुम्हारा ट्रांजिशन सेम स्टेट्स के बीच में हो रहा है तो सेम वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा। क्लियर और नॉट गाइस? गुड। तो ऐसे मान के चलो बच्चों, यहां पे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। ठीक है गाइस? तो हम क्या कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन था इसको हमने रेडिएशन डाली, इट विल जंप आउट। कितना आउट जाता है वो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी एनर्जी का फोटोन डाला है। यहां तो कोई डाउट बच्चों? तो गाइस जैसे जैसे बाहर जाता है एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी यहां से भी हम रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हम कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसको बाहर फेंकना, इंफिनिटी पे फेंकना, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, या यहां से यहां पे फेंकने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी? फर्स्ट वाले से फेंकने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो फर्स्ट वाले की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, इट इज स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जितना दूर जाते आएंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी कम होती आएगी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो गया कि इतनी एनर्जी दे दोगे तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, अनबाइंड हो जाएगा। तो आइडिया क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि इट इज गोइंग आउट, बाहर की तरफ चला गया, तो अब उसे अनबाइंड करना और आसान है। ऑलरेडी इट हैज गॉट अ हायर एनर्जी। समझे या नहीं समझे बच्चों? इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। इट हैज बीन एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल। ठीक है बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी समझ गए कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। और इतनी एनर्जी दोगे अगर इलेक्ट्रॉन को, देन इट विल बिकम, इट विल अनबाइंड। ओके, अब आते हैं n इक्वल टू 1। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बच्चों। n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा बच्चों? हम कहेंगे अगर पहला ग्राउंड स्टेट है
तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। हाँ बेटा, हाँ हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने। ओके, बोला डिक्रीज था मेरे ख्याल से वैसे मैंने। ओके, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर बच्चों? अब आते हैं कि वो क्या करेगा, बाहर से अंदर जंप करना चाह रहा है। सपोजिंग यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये इसका बहुत पॉसिबिलिटी है, या तो शराफत जैसे 1 से, ये 1 था, 1 से 5 गया एक जंप में, अगर ये 5 से 1 जाता है एक जंप में वापस, तो उसी एनर्जी का फोटोन बाहर फेंकेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही गो में 1 से 5 जाए, हो सकता है पहले तुम्हारा 5 से 4 जाए, हो सकता है 5 से 3 जाए, हो सकता है 5 से 2 जाए, हो सकता है 5 से 1 चला जाए डायरेक्टली। क्लियर और नॉट? हाँ बेटा। नहीं, आइडिया क्या है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, हम अनबाइंड करना ही नहीं चाह रहे, हमने थोड़ा सी एनर्जी दी उसे, वो बाहर जंप कर गया, नाउ वी आर नॉट सप्लाइंग एनी एनर्जी। अब उसके पास हायर एनर्जी है, इट वांट्स टू लूज एनर्जी, इट वांट्स टू अचीव अ लोअर एनर्जी स्टेट, तो वो अपने आप जंप करेगा ऑटोमेटिकली डाउन। लेकिन वो डायरेक्टली भी 1 पे आ सकता है या स्टेप वाइज 1 पे आ सकता है, इट डिपेंड्स। तो इस प्रोसेस क्या क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन। जितनी ज्यादा लूज करेगा उतना पीछे जाएगा। हाँ, ऐसे मान के चलो पहले गया 5 से 3 और फिर गया 3 से 1, तो उसने 2 फोटोन एमिट करे होंगे। जब उसने लिया 1 से 5 गया तो उसने एक फोटोन में जंप कर गया 1 to 5। अब वो 5 से 3 गया, 3 से 1 गया, उसने 2 फोटोन एमिट करे, लेकिन उन दोनों फोटॉन्स की एनर्जी का सम क्या होगा, वही जो तुम्हारा 1 से 5 में था। एनर्जी तो सेम है ना, कि तुम्हारा अगर हम 1 से 5 भेज रहे हैं एक सर्टेन वेवलेंथ के साथ, और अब वो 5 से 1 जा रहा है 2 स्टेप में, उसने 2 फोटोन एमिट करे, लेकिन उन दोनों फोटॉन्स की एनर्जी का सम वही होगा जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब करा था उसके बराबर। क्लियर और नॉट बच्चों? टाइम लग गया? अच्छा, करो, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ आई नहीं आई कि तुम्हारा सेम एनर्जी विल बी released when it goes from 5 to 1. It might be in the case of, it might be in the form of 2 photons, 3 photons, depending upon कितने वो इंटरवल डाल रहा है। अब आते हैं रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। देखो बच्चों, हमने क्या कहा था, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, हाँ है ना, एक चीज हमने ये कही थी नहीं कही थी, यहां पे n क्या बता रहा था, nth ऑर्बिट, राइट। दूसरा हमारे पास एक और फॉर्मूला था, mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ है ना, राइट। एक काम करते हैं, ध्यान से देखते आना पहले, ये क्या बन जाएगा, mv स्क्वायर क्या बन जाएगा, या mv ऐसे देखो, इस आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो बन जाएगा ये हमारा mv स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, आर स्क्वायर को इधर भेज दिया, एक आर कट गया, दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट। और mvr की वैल्यू हमें पता है nh बाय 2 पाई, तो यहां पे mv स्क्वायर आर कैन बी रिटन एज mvr इंटू v, हाँ या ना, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, mvr इंटू v, तो v इंटू nh बाय 2 पाई विल बी इक्वल टू के जेड स्क्वायर। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, बताओ आया नहीं आया? तो यहां से वेलोसिटी आ गई सबसे पहले 2 पाई के जेड स्क्वायर बाय एन एच। अभी बताता हूं, मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर को इधर ले गया, एक आर कट गया, तो हमारे पास क्या बन गया, एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर आर कैन बी रिटन एज एम वी आर इंटू वी, एम वी स्क्वायर आर था ना यहाँ पे, और एम वी आर की मैंने वैल्यू डाल दी एन एच बाई 2 पाई, समझ गए? ये हमारा फॉर्मूला किसका निकल के आ गया, वेलोसिटी का। हमने कहा वेलोसिटी तो हमें चाहिए नहीं थी, रेडियस को निकाल लेते हैं, रेडियस को निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे डालो, आर निकल जाएगा। ठीक है गाइस, ये एक्सप्रेशन तुम्हें निकालना आना चाहिए, याद करो या ना करो, निकालना फटाफट आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमारा जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा बच्चों, रेडियस विल बी, एक काम करता हूं मैं, वेलोसिटी को भी एक अच्छे से फॉर्मेट में लिखता हूं, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट है बच्चों, और बचा बाहर क्या, z बाय एन, हाँ या ना बच्चों,
इसको सॉल्व करते हो, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू पुट करोगे, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों। ये हमारा निकल के आता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। z हमारा क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। मतलब ये मत कर देना कि सर ये हमारे पास हीलियम एटम दे रखा है इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, नहीं, He+ के लिए फॉर्मूला वैलिड है। वहां पे जो z की वैल्यू है He+ के लिए, बाय जिस ऑर्बिट का हमें रेडियस सॉरी वेलोसिटी निकालनी है, जिस रेडियस में हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये डालोगे, यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। हाँ है ना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट देखते हैं गाइस, ये आता है हमारा h² बाय 4π² m k e² इंटू n² बाय z। हम कहेंगे ये सारा तो कांस्टेंट ठहरा, हाँ है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, दिस इज योर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विच इज 0.529 n² बाय z एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला दूसरा हो गया। कई बार इसे 0.53 भी लिख देते हैं। दिस इज योर फॉर्मूला n² बाय z। बेसिकली वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा स्पीशीज उठाया है तुमने और किसका रेडियस तुम ढूंढना चाह रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, n उस हिसाब से एडजस्ट होएगा। और z हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये दो फॉर्मूले आ गए बच्चों, क्लियर है गाइस यहां तक? चलो कर लो नोट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, z = 1 और n = 1 के लिए जो रेडियस होता है ना, द वैल्यू ऑफ रेडियस दैट यू गेट, उस रेडियस को बोलते हैं बोर्स रेडियस, डिनोटेड बाय सिंबल a0। तो a0 की वैल्यू बेसिकली क्या होगी बच्चों, राइट, क्लियर और नॉट गाइस, दैट इज योर a0 बोर्स रेडियस। तो अगर हमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना है तो वो क्या आएगा, a0 इंटू n² बाय z, हाँ है ना, क्लियर और नॉट, गुड। तो गाइस एक काम करेंगे, क्वेश्चन 1 कर लेते हैं, आसान लगेगा तुम्हें। ऊपर कितना, ऊपर इतना, ठीक है। जो Rn का फॉर्मूला आया था वो ऊपर सिंपलीफाई किया है। हाँ बेटा, वो जो कांस्टेंट था उन सबकी वैल्यू डाल दी हमने। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है गाइस, पढ़ो क्वेश्चन को। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दे रखा है x एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। हम कहेंगे यार कांस्टेंट है तो रेडियस हमें इन जनरल क्या होता है, n² बाय z के प्रोपोर्शनल, हाँ है ना। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमारे वैसे भी उठ जाएंगे, हम कहेंगे रेडियस ऑफ Li2+ बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। n² बाय z की दोनों में रेशियो उठा लें। हमारा Li2+ के लिए n क्या है, सेकंड ऑर्बिट दे रखा है, तो 2² बाय z उसका क्या है बच्चों, 3, हाँ है ना, डिवाइडेड बाय n² बाय z फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का दे रखा है तो बेसिकली इट विल बी 1² बाय 1, हाँ है ना, n² बाय z। अब ये हमें वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, x, क्लियर और नॉट गाइस। तो हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ Li2+ क्या होगा, इट विल बी 4/3x, इन टर्म्स ऑफ x हमें निकालना था, क्लियर और नॉट गाइस। नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझाते। उसने कह रखा है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम x है, बेसिकली या तो तुम वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.529, फर्स्ट ऑर्बिट n1, हाइड्रोजन एटम z1। अब उसने कहा है Li2+ के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, क्लियर, ऑब्वियसली बात है वो x के टर्म्स में चाह रहा है, समझ रहे हो, इट वांट्स द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने कहा यार a0 इंटू n² बाय z होता है ना,
ए नॉट तो कट ही जाएगा जब हम रेशियो लेंगे। तो मैंने एन स्क्वायर बाय जेड की रेशियो ले ली फॉर Li2+ टू हाइड्रोजन। अब Li2+ के लिए तुम्हारा एन क्या है, हमें दे रखा है सेकंड ऑर्बिट, तो एन स्क्वायर। Li2+ के लिए जेड क्या होगा बेटा, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, 3। अभी नहीं पता तो कोई दिक्कत क्या नहीं, याद कर लो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एन स्क्वायर बाय जेड उसका लिया, किसका, Li2+ का, और फिर हमने एन स्क्वायर बाय जेड लिया हाइड्रोजन के लिए। ये रेशियो समझ आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, किसी बच्चे को डाउट है इसमें, आ गया, मतलब बाकी बच्चों को भी डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। ओके, तो हमें एक्स की टर्म से निकालना था आंसर, वी हैव गॉट अवर आंसर, इट इज 4/3 टाइम्स ऑफ एक्स। फाइन, एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, आई एक्सपेक्टेड तुम्हें जल्दी आ जाएगा तो, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चों से करो, तुम कर सकते हो इसे। रेशियो ऑफ स्पेसिंग पूछा है, स्पेसिंग मतलब एक तरीके से थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में रेडियस ऑफ फोर्थ माइनस रेडियस ऑफ थर्ड, ये हमें करना है, निकाल के बताओ बच्चों। रेशियो चाहिए हमें फोर्थ और थर्ड के बीच का रेशियो, मतलब 4 और थर्ड के बीच के डिस्टेंस का रेशियो विद 6 to 7 के बीच का रेशियो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, से दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, दिस इज योर फिफ्थ, 6, 7, वो इस रेशियो को इस रेशियो से डिवाइड करके वैल्यू पूछ रहा है, क्या आएगी। स्क्रीन पे मत देखना बच्चों, भाई जेड सबके लिए सेम है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात करी है, मतलब वैसे भी अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता वी वुड हैव अज्यूम्ड द सेम स्पीशीज। तो एन स्क्वायर का हमें सबट्रैक्ट करके रेशियो लेना है, दैट्स ऑल वी हैव टू डू, जो कि हमने ले लिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक। 7/13 बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को आया, समझ नहीं आया, क्या हो गया बेटा, ओके फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, हाँ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निकालना, टोटल एनर्जी गाइस, हमने फॉर्मूला देखा था काइनेटिक एनर्जी का, क्या था बच्चों, kZ²/2r, दैट वाज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी विच विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना था, kZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है, हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला kZe²/r था विद अ नेगेटिव साइन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इट विल बी प्लस माइनस kZe²/r, जिसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किया था। इन दोनों को ऐड करोगे क्या वैल्यू आएगी बच्चों, माइनस kZe²/2r, हाँ है ना, मतलब इट इज बेसिकली टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। समझे या नहीं समझे, ये पोटेंशियल एनर्जी है उसका तो हाफ आ गया, और काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है टोटल एनर्जी। समझे या नहीं समझे बच्चों, क्लियर, गुड। अब हमने कहा एक काम करते हैं, लेट अस, एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, माइनस kZ²/2r है ना। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ r का एक्सप्रेशन हमें पता है, जो भी एक आया था गिनौना सा, उसको जब हम डालेंगे यहां पे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, -2π²k²e⁻⁴m बाय h² इंटू Z²/n²। बच्चों ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, एवरीथिंग इन दिस टर्म इज कांस्टेंट, ब्रैकेट में जो भी हमने लिखा है दैट इज कांस्टेंट।
तो जब तुम इसकी वैल्यू उठाओगे तो ये आएगी, ये वैल्यू आती है। E to the power 4 है वो। हाँ, EH की पावर 4। क्लियर है बच्चों? ये फॉर्मूला आता है हमारा, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तुम देखोगे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, मैं फिर से बताता हूं, रेडियस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, वेलोसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, एंड योर एनर्जी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये हमारा रिलेशन है, समथिंग यू हैव गॉट टू रिमेंबर। ओके, किसी बच्चे को डाउट यहां तक चाहिए तुम्हें? वो जो लिखा था ये रहा। फिर मैं इसे ढंग की हैंडराइटिंग में लिख देता हूं, और लिखना ही है तो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, velocity of electron in nth orbit is z, is directly proportional to z by n, and energy of electron in nth orbit is directly proportional to z square by n square। बच्चों दो चीजें दिक्कत देती हैं, एक ये नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई कर रहा है। बच्चों एक चीज बताओ मुझे, ये जो भी वैल्यू है, लेट दिस वैल्यू बी x, कांस्टेंट जो है उसको मैं x लिख रहा हूं, ठीक है गाइस? मतलब से मान के चलो, ऐसे देखो यार, n की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव में कम होती जा रही, नहीं होती आ रही है? नेगेटिव में दैट वैल्यू इज डिक्रीजिंग। मतलब एक तरीके से तुम्हारी टोटल एनर्जी क्या होती आ रही है? बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसे मान के चलो, पहले वैल्यू -10, फिर -8, फिर -6, फिर -4, फिर -2, एनर्जी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन की, जो कि हम कहते भी हैं कि जैसे जैसे तुम दूर जाते आते हो एनर्जी बढ़ती आती है। तभी तो जब हम फोटोन हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर पे आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई। क्लियर गाइस? तो ये हमें क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन में तुम्हारा ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है इन द सेंस माइनस में कम होती जा रही है। क्लियर और नॉट? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे तुम n को बढ़ाओगे। इन्फिनिटी ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? जब वो इन्फिनिटी डिस्टेंस अवे है, n की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, इट विल कम आउट 0। 0 आएगी, जहां पे n की वैल्यू इन्फिनिटी डालो क्या आएगा? पूरा एक्सप्रेशन 0। तो बच्चों वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि पहले एनर्जी -10 थी, दूर गए -8 हुई, -6 हुई, इन्फिनिटी डिस्टेंस अवे उसकी एनर्जी क्या हुई? 0। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज पॉसिबल, ठीक है ना बच्चों? व्हेन इट इज इन अ ऑर्बिट, इन अ एटम, मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? 0। वो भी तब जब वो बहुत दूर पहुंच चुका है न्यूक्लियस से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैक्सिमम एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन कैन हैव व्हेन इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस इज टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब n को इन्फिनिटी डाल दो द वैल्यू इज टेंडिंग टू 0। क्लियर? किसी बच्चों को डाउट? फाइन। तो पहली चीज, एक चीज बताओ मुझे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है या घटती है एज यू गो आउटसाइड? बढ़ती है, राइट? नेगेटिव साइन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, एनीवे, अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, यहां पे सिंस वी हैव डन लॉट ऑफ फॉर्मूले, काइनेटिक एनर्जी बाहर जाने पे क्या होगी? वेलोसिटी से रिलेट करो। वेलोसिटी क्या होगी अगर तुम दूर जाओगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है नहीं पता है? क्यों भाई, किस खुशी में बढ़ेगी? ये फॉर्मूला था, एन बढ़ाओगे क्या होगा? वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती आएगी? कम होती जाएगी। भाई वेलोसिटी कम होती आ रही है, स्पीड कम होती आ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होती आएगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इट गोज जस्ट लाइक टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होता है ये। अभी हमने देखा था, नहीं देखा था? टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या होती है? बाहर जाने पे बढ़ती है। टोटल एनर्जी क्या होती है? वो भी बढ़ती है। टोटल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो गया? 0 होगी टोटल एनर्जी। वो टोटल एनर्जी 0 इसलिए, पोटेंशियल भी 0 होगी, काइनेटिक भी 0 होगी बाहर जाने पे। इन्फिनिटी डिस्टेंस अवेयर, वेलोसिटी क्या हो चुकी? 0 ऑलमोस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई। जब वो इन्फिनिटी डिस्टेंस अवे है, मतलब उसका अट्रैक्शन तो है ही नहीं न्यूक्लियस से, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई? 0। मतलब मैंने फॉर्मूले से भी समझा दिया कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो तुम्हारा एनर्जी इज टेंडिंग टू 0, एंड अदरवाइज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 जा रही है, बहुत दूर हो गया, अट्रैक्शन कुछ रहा ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी इज टेंडिंग टू 0, स्पीड इज टेंडिंग टू 0। हाँ है ना? गुड। अब गाइस ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ये एनर्जी किसमें दे रहा है बच्चों?
जूल में पर एटम। इसका एक और फॉर्मूला भी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दें, इट इज -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बता रहा है when you are getting the value in electron volt. When you want the value in electron volt, this is the formula to use. कई बार arg में भी पूछ लेते हैं, तो you have to got to remember 1 joule is 10⁻⁷ arg. Arg is also a unit of energy. Fact to learn है। अब हमने कहा ये जो एनर्जी थी, ये वाली, ये थी जूल पर एटम। अब हम निकालते हैं पर मोल, तो ये वैल्यू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अगर हम पर मोल के लिए देख रहे हैं, तो दिस वैल्यू कम्स आउट इक्वल टू -1312 Z²/n²। दिस इज किलो जूल पर मोल। किलो जूल में क्या है, जूल के बजाय वी हैव गॉन टू किलो जूल का है। कुछ नहीं करा हमने इसको, ये एनर्जी पर एटम थी, तो पर मोल क्या होगा, यू मल्टीप्लाई बाय Na। हाँ है ना, और Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जूल में बहुत बड़ी आएगी, इसलिए हमने किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द वैल्यू दैट यू गेट, अ वैल्यू दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर। ठीक है, अब आते हैं, वी आर डन विद दिस पार्ट, एनर्जी पार्ट इज डन। अब आते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, विल कैलकुलेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज तुम्हें याद करनी है जो मैं अब लिखने वाला हूँ। ये n² कहाँ गया, स्क्वायर, हद हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए लिखने जा रहा हूं मैं अब। आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए मैं ये वैल्यूज लिखने वाला हूं, और ये वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब Z क्या बच्चों, 1। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, N1 डाल दो, Z तो 1 है ही, इट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड में कितनी होती है, बेसिकली तुम -13.6, Z तो वही रहा, Z²/n², यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल दो, कितनी आएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ थर्ड क्या आएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोर्थ क्या आएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फिफ्थ क्या आएगा, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ सिक्स क्या आएगा, जो कि रेयर है, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डू यू रियलाइज गाइस, ये एनर्जी बढ़ती आ रही है, पहली चीज, हाँ है ना। एंड वैल्यू, मतलब तुम्हारी ये वैल्यूज याद करने की है, दे हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चन क्विकली। कैसे हेल्प करेंगे वो अभी समझ में आ जाएगा। पहले काम करते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं, ये जो एनर्जीज है उनको रिलेट करो। -13.6 कहीं यहां पे आ गया, n = 1 की एनर्जी, 2 की कितनी है, -3.4, इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में। तीसरे वाले में क्या है, -1.51, इसे मान लो कहीं यहां पे, ये n = 3 आ गया। n = 4 कहां पे आएगा बच्चों, यहां पे। n = 5 कहां पे आएगा बच्चों, यहां पे। समझ में आया नहीं आया। द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी स्टेट्स इज डिक्रीजिंग, कम होता जा रहा है। 1 और 2 के बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, प्रोपोर्शनल है या फिर अनइवन है? ये तो Z²/n² है, तो तुम्हारा मतलब किसके सेंस में है, किसके प्रोपोर्शनल, तो पिछले के तो मतलब इवन है या फिर E1 E2 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 10.2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, जैसे जैसे दूर जाते आ रहे हो, एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समथिंग यू हैव गॉट टू रिमेंबर, लिख देता हूं मैं इसे। इफ जंप हो रहा है बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स, अगर जंप हो रहा है बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स, तो मैक्स एनर्जी चेंज किसमें ऑब्जर्व होगा, सक्सेसिव लेवल्स बेटा, मतलब एडजेसेंट लेवल्स के बीच में। इट विल बी मैक्सिमम एनर्जी चेंज विल बी इन लोअर लेवल्स। मतलब सपोज उस बंदे ने तुम्हें 4 ऑप्शन दी, क्या, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, ये 3 ऑप्शन दी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसके बीच में होगा, 3 to 2 के बीच में। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जो एनर्जी डिफरेंस है
वो तुम्हारा ज्यादा होगा इन द लोअर लेवल्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों कि 2 to 1 में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, 3 to 2 में कम है, 4 to 3 में और कम है, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। और बाई चांस अगर हम एन सेम रखते हैं, लोअर लेवल सेम रखते हैं, से हमने हर बार 1 पे जंप करा रहे हैं, तो 2 से 1 ज्यादा होगा या 3 से 1 या 5 to 1 एनर्जी डिफरेंस। आइडिया क्या है, अगर तुम्हारा एन सेम है, इफ n1 इज सेम, लोअर वाला सेम है, तो जितना तुम दूर जाओगे उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आता जाएगा। जैसे हम कहेंगे 5 to 1 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4 to 1, will be more than 3 to 1, will be more than 2 to 1। हाँ है ना, अगर हम डायरेक्ट जंप करवा रहे हैं टू द सेम एनर्जी लेवल। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट बच्चों बताओ? ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ उसके बाद शीट है। हाँ, हाइड्रोजन एटम in its ground state is exposed to radiation of lambda equal to 1028 angstrom, and it subsequently emits some radiation. The number of emitted radiations is, कितनी रेडिएशन एमिट हो सकती है? वो कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, वो कह रहा है कि इस वेवलेंथ का हमने फोटोन डाला। हाइड्रोजन एटम किस में था बच्चों? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है गाइस, ग्राउंड स्टेट में था और हमने इतनी रेडिएशन, इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन डाली, वो कहीं बाहर जंप करा होगा। अब हमें पहली चीज ये निकालना है वो जंप करके कहां गया। गाइस देखो, फॉर्मूला अभी हम और भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन फॉर्मूले का जो बेस होता है वो ये होता है, एनर्जी ऑफ n2 स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ n1 स्टेट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, कहां लिखा था? यहां पे, दिस वाज द एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ है ना, hc बाय लैम्डा। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। हम कहेंगे यहां पे आसान तरीका, जो मैं वैल्यूज बता रहा था उसके हिसाब से बता रहा हूं। लेट अस फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, क्योंकि हमें एनर्जीज पता है हाइड्रोजन एटम की इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करेंगे बच्चों? लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू। 1242 बाय 102.8 कर दें। दिस विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन जो हमारा उसने एब्जॉर्ब किया। इसकी वैल्यू कोई बताएगा मुझे कितनी आ रही है? कैलकुलेट यूज करके बताओ, कैलकुलेटर यूज करके ये वैल्यू कितनी आ रही है? हमारा एंगस्ट्रॉम में था, उसे मैंने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है बच्चों। फाइन, आई गॉट द वैल्यू, मैंने लिखी हुई थी 12.08। इट इज 12.08। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? दिस इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। ये देखो, ये फोटोन की एनर्जी कौन सी का डिफरेंस है। हमें एनर्जी वैल्यूज पता है ना, वी नो द एनर्जी वैल्यूज। देखो किन का डिफरेंस आ रहा है 12.08। हम कहेंगे एक तो यही उठा लो, इनका डिफरेंस तो नहीं आ सकता 12.08, एक ये हो गया। अब देखो इसमें से हम क्या सबट्रैक्ट करें कि हमारी वैल्यू 12.08 आए? बताओ बच्चों, रफली इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें। गुड, इसका मतलब है जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 1 और 3 के बीच में हो रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो बेसिकली हमें अब ये पता है 1 से 3 के बीच में ट्रांजिशन है। उसने कह रखा है ग्राउंड स्टेट से हायर पे जा रहा है, तो बेसिकली ट्रांजिशन क्या हो गया? 1 से 3। क्लियर? द ट्रांजिशन इज 1 से लेके 3। अब वो कह रहे हैं जब 3 से 1 आएगा तो वो कौन कौन सी रेडिएशन एमिट कर सकता है? 3 से 1 आएगा तो कौन कौन सी रेडिएशन वो एमिट कर सकता है? कैसे निकालेंगे बच्चों? हम कहेंगे ये 3 रहा, ये 2 रहा, ये 1 रहा।
या वो 3 से 1 डायरेक्ट आ जाए, या फिर 3 से 2 जाए और 2 से 1 जाए. तो there are 3 possible radiations when it is going back to ground state. 3 possible radiation. हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ. आगे. गुड. दैट्स इट. और मेरे को करवाने की आई डोंट थिंक जरूरत है. फॉर्मूले मैंने तुम्हें करवा दिए. हाँ.